जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 9 मार्च 2024 और दिन है शनिवार। तो चलिए प्रारंभ करेंगे आज का समसामयिक घटना, जो भी बड़ी खबर निकल करके आया है वो सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे, है ना। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर आप इसको देख लीजिए, अपने स्तर से आपको समझ में आ जाएगा कि आप आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, सैन्य गठबंधन है नाटो। नाटो के बारे में भली भांति जानते होइएगा। 2022 से लेकर के अब तक के लफड़ा के बाद फाइनली जाके 32वां सदस्य आपका कौन बन गया भैया? स्वीडन जो है आधिकारिक रूप से उसको बना लिया गया है। तो नाटो से संबंधित जो भी चीज है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, शीत युद्ध, ये चीज हुआ क्यों, क्या है कारण है, सारा चीज आपको हम बताने वाले हैं। नाटो का पूरी विस्तार, ठीक है। 31वां सदस्य देश जो है आपका कौन बन के निकला था, क्या कहिएगा? फिनलैंड। और 32वां सदस्य आपका कल जो है बन गया स्वीडन, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार, ठीक है। देखिए ये जो है ना, जानते हैं आपका वायु जनित रोग है, खसरा हो या रूबेला हो, ठीक है, सांस लेने से या छींकने से, ठीक है, वायु से फैलता है, ठीक है ना। तो इस बीमारी पे ना भारत बहुत ज्यादा अपना क्या किया है भैया, रोकने में बहुत ज्यादा अपना सक्षम रहा है। क्योंकि 2014 में जानते हैं आपका इंद्रधनुष मिशन आया था जिसमें टीकाकरण होता था, ठीक है। तो तभी से तो ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार वाशिंगटन डीसी में दिया गया और भारत को इस बार दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आईएसए का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बन गया? जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन होता है, कॉप पेरिस में हुआ था और उसी से निकल करके आया था आपका ये गठबंधन, और इसका मुख्यालय अपना भारत में ही है। तो 97वां सदस्य बन गया है कोई, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बिल्कुल भी जो भी बात हम बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी आपका इंपोर्टेंट, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। भारत का तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया है, ठीक है। तो भारत का तटरक्षक बल सी डिफेंडर्स कर रहा है पोर्ट ब्लेयर में। जानते हैं पोर्ट ब्लेयर हमारे कहाँ पे है भैया? अंडमान निकोबार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत, देख जानता है कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को क्या करता है भाई, नामित किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अभी आपका किया गया है एक महिला को नामित, देख लेंगे हम लोग। भारत की 3 सेना का संयुक्त अभ्यास क्या है भैया? भारत शक्ति। भारत शक्ति तो समझते ही है, भारत है और शक्ति है, तो कहने का मतलब ये है कि तीनों सेना का एक संयुक्त रूप से आपका सैन्य अभ्यास किया जाएगा, जहां पे तीनों सेना के कमांडर होंगे, जो चीफ होंगे वो होंगे, प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। खबर निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री भी वहां पे पहुंचेंगे, तो बिल्कुल भी बड़ी बात है। पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार अपने तरीके का पहला पुरस्कार था, ये 20 क्षेत्रों में दिया जाता है, 23 व्यक्ति को इस बार दिया गया है। तो किसको किसको दिया गया है, क्या क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नति 2024 को क्या भैया योजना को मंजूरी दे दिया है। क्या है भाई उन्नति 2024? आप लोग जानते हैं पीएम डिवाइन योजना एक आया था इसी के नाम पे, तो इस तरह का योजना आपको पूछ लिया जाता है, तो हम लोग देखेंगे। ये क्या है भैया, किस राज्य ने माजुली मुकुट को जीआई टैग दिया है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे। चलते हैं आगे, तो ये सारा क्वेश्चन है आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट, और इस इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझना है ना। चलते हैं, तो पहले हम लोग यहीं से चलेंगे। नाटो, बहुत हुआ नाटो 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 से समझते, गाना नहीं समझिएगा, एक नाटो नाटो गाना भी आया था जो ऑस्कर में अवॉर्डेड भी हुआ था, ठीक है। तो वो नाटो नहीं है, ये नाटो है, ठीक है। तो ये नाटो आज से चर्चा में नहीं रहता है। ये नाटो अगला जो युद्ध होगा ना, जो भी वर्ल्ड वार होगा, तो ये कारण नाटो ही होगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। चलते हैं, ये क्या है? सैन्य संगठन है। नाटो का 32वां नया सदस्य कौन बन गया है? तो देखिए ये 32वां नया सदस्य बना है, तो इसका मतलब है कभी स्थापना हुआ होगा, ठीक है। और क्यों स्थापना हुआ था, चलिए इसी पृष्ठभूमि को आपको हम बताते हैं, फिर आपके सामने सारा चीज निकल करके आ जाएगा कि हुआ क्या था, ठीक है। चलते हैं, तो सबसे पहले ये समझ जाइए, नाटो क्या है? एक सैन्य गठबंधन है। इसका स्थापना किस परिस्थिति में हुआ था, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, एक वीडियो में हम बता। ये पूंजीवादी लोग जो थे, ठीक है, इन लोगों का मानना था, जो यूरोपियन देश थे, इन लोगों का मानना था कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये जो है साम्यवादी विचारधारा इधर फैले नहीं, ठीक है। और इसी को रोकने के लिए आपका एक सैन्य गठबंधन बनाया गया। समझ गए? कारण तो बहुत कुछ था, ठीक है, इतना सारे चीज में नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए कि 1945 को सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद शीत युद्ध शुरू होता है 1946 से, और शीत युद्ध यूएसएसआर के बीच और अमेरिका के बीच चलता है। और इसी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका वाले को लगता है कि अगर हम कोई सैन्य गठबंधन नहीं बनाएंगे तो ये जो यूएसएसआर है ये क्या करेगा, अपना एरिया बढ़ते 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 फैलाते फैलाते पूरा यूरोप पर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। तो इसी को रोकने के लिए जो सैन्य गठबंधन बनाया गया उसी को क्या कहते हैं? नाटो कहते हैं। समझ गए हैं कि नाटो क्यों बनाया गया था? तो नाटो क्या था? एक डर था कि साम्यवादी विचारधारा यूरोप में नहीं फैले, ठीक है, आगे नहीं बढ़े, इसी को रोकने के लिए ये गठबंधन बनाया गया। कब बनाया गया भैया? तो क्या कहिएगा? 4 अप्रैल को कहिएगा, क्या कहिएगा? 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था? वाशिंगटन में, ठीक है। कितने संस्थापक सदस्य थे? 12 संस्थापक सदस्य थे। और अभी कितनी की बात कर रहे हैं? 32, यानी 12 से 32 हो गया। तो कहने का मतलब है 12 से 32 होने का कारण ये भी होगा कि भाई कहीं ना रशिया हम पे अटैक ना कर ले। तो जिस देश को खतरा लगता है, ठीक है, या नाटो वाले को लगता है, जो भी इसको बनाया, जो भी इसके देश है, इसको लगता है कि नहीं भैया रशिया अपना क्या करेगा, आगे आगे उसको क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो ऐसे देश डर से जो है
किसका सदस्य बनता है, नाटो का सदस्य बनता है। क्यों बनता है भाई, कि हमको रशिया धमकाए ना, हमको रशिया जो है पुतिन जी आपको अपने तरफ नहीं ले रहे, क्योंकि यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है 2022 से, फरवरी 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है और अभी भी चल रहा है, और इसी के डर से ये लोग का सब किसी का हवा पानी पास है कि क्या किया जाए, तो सट धराधर इसका सदस्यता ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई, इसके पीछे कारण है आपका 9/11 का एक घटना हुआ था, पता होगा, अमेरिका में, ठीक है, आतंकवादी हमला हुआ था। उसमें आपका जो है नाटो का एक आपका जो है अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ठीक है, 5, उसमें क्या किया, अगर कोई भी सदस्य देश पर एक पर अगर आक्रमण किया जाएगा तो सारे सदस्य पर क्या किया जाएगा, आक्रमण समझा जाएगा। तो इसके सेफ के लिए आप बताइए, यहाँ पे रशिया है, अगर बगल में कोई देश है, ये फिनलैंड है, मान लीजिए फिनलैंड है, या स्वीडन, यहाँ पे स्वीडन है, अगर ये अटैक करेगा तो उसका मतलब चार्टर में ही जोड़ दिया गया, 9/11 के जो हमला हुआ था उसके बाद जो है आर्टिकल 5 में जोड़ दिया गया, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी देश अगर नाटो सदस्य पर हमला करेगा तो सारे देश पर सामूहिक रूप से हमला समझा जाएगा और सबको मिल करके लड़ेंगे, ठीक है। तो समझ जाइए, तो इसको लेकर के कोई भी आदमी सेफ के लिए अपना काम करेगा भाई, कि हमको भैया काम करना है, हमको इसका सदस्य बनना है, सदस्य बन जाएंगे तो रशिया से दूर रहेंगे। अब रशिया से इतना लोग खौफ क्यों खाता है, तो इसका खौफ खाने का कारण क्या है, आपको बताया ना कि 1945 के बाद जो है ना अमेरिका और यूएसएसआर के बीच क्या होगा भैया, शीत युद्ध चला, तो इसको इस रशिया को तोड़ दिया, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, और ये तोड़ करके 15 देश बना। 15 देश का आपको थोड़ा सा हम एग्जांपल हाईलाइट दे देते हैं, यहाँ से देख रहे हैं ना, यानी आप यहाँ से देखिएगा, एस्टोनिया है, लतविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ठीक है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जॉर्जिया है, ठीक है, आर्मेनिया है, ये सब जितने भी देश बना ना आपका सारा यही यूएसएसआर से टूट के बना। कब बना भैया, 25 दिसंबर को बना, 25 दिसंबर 1991 को बना, ठीक है। तो कोई भी किसी को भी आप तोड़िएगा तो वो तो भैया गुस्सा हुआ रहेगा ही। अब देखिए इसी से पैदा हुआ यूक्रेन, और यूक्रेन अभी जो है देखिए इसके साथ क्या कर रहा है, पंगा ले रहा है, पिछले 2 साल से, मतलब 2022 से फरवरी से लड़ रहा है, तो लड़ ही रहा है, ठीक है। तो इसी का डर को लेकर के यहाँ के जितने भी सदस्य छोटे छोटे देश हैं, ये लोग सोच रहा है कि हमको फिर से ना अपना, क्योंकि हम 1991 में तो अलग हुए हैं, कि फिर से हमको क्या करें, अपने में समाना ले, इसी को डर को लेकर के आपका नाटो में सारे लोग क्या करते हैं भैया, अपना आवेदन करते हैं। तो नाटो का समझ गए हैं सारा चीज, कि नाटो क्या है, नहीं है, नाटो क्यों आया था, नाटो का क्या कारण है, ये बिल्कुल भी समझ गए होइएगा। तो चलिए अब नाटो के बारे में समझ गए हैं कि स्थापना। तो नाटो का मुख्यालय आपका बेल्जियम देश है, यूरोप में ही पड़ता है, उसी का राजधानी कहाँ पे, ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में इसका क्या है भैया, राजधानी, मतलब इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या कहिएगा, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय, पहली बात। दूसरी बात है, इसका अध्यक्ष जो है स्टोल्टनबर्ग है, ठीक है। स्टोल्टनबर्ग को याद रखिएगा, स्टोल्टनबर्ग है इसका, स्टोल्टनबर्ग इसका जो है क्या है भैया, इसका अध्यक्ष है, ठीक है। अभी ये जो है ना एक बहुत बड़ा शीत युद्ध के बाद जाकर के बहुत बड़ा एक सैन्य अभ्यास कर रहा है नाटो, वो कौन सा कर रहा है, तो क्या कहिएगा, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, ठीक है। आपको पूछ दे सकता है कि स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर क्या है, तो क्या कहिएगा, नाटो का बहुत बड़ा जो है ये आपका इस बार मतलब सैन्य अभ्यास कर रहा है, सारे देश मिल करके, कि रूस के सीमा के बगल में जाकर के ये आपका सैन्य अभ्यास इस बार करवाया जा रहा है। तो ये बात समझ गए हैं। तो अभी क्या है, 31वां सदस्य देश कौन बना था, तो 31वां सदस्य देश आपका कौन बन गया भैया, 31वां सदस्य देश आपका बन गया था फिनलैंड। तो कहिएगा फिनलैंड, फिनलैंड का राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी है। और वहीं के अभी हाल फिलहाल में अभी आपके जो है एक राष्ट्रपति बन के निकल करके आए हैं, उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है अष्टप, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में बना है। तो 31वां सदस्य, ये लोग क्या किया था 2022 में, जैसे ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था ना, तो ये लोग डर गया कि भाई कहीं अगला नंबर मेरा भी क्यों ना हो जाए। क्यों नहीं डरेगा भाई, कोई भी डरेगा, इस वजह से डरेगा, आपको हम बता देते हैं क्यों डरेगा। देखिए यहाँ पे आइएगा ना, ये एक छोटा सा जगह है जिसको कालिनिनग्राद कहते हैं, ठीक है। और ये किसका भाग है, रशिया का। अगर आपको कोई पूछे कि पोलैंड के साथ या फिर लिथुआनिया के साथ, ठीक है, यूक्रेन रूस का सीमा साझा करता है, तो क्या कहिएगा, हाँ करता है। देखिए आप इधर से एकदम बिल्कुल भी नहीं रहिएगा, क्योंकि इधर से तो सिर्फ इधर से देखिए दूसरा देश है, नहीं पड़ता, मगर ये थोड़ा सा एक छोटा सा जगह है, क्या है, इसको क्या कहिएगा, कालिनिनग्राद है। और यहाँ पे आना जाना करता है, और यहीं पे अपना एक तरह से सैन्य अड्डा बना के रखा है, कौन, रशिया। तो स्वीडन को या फिनलैंड को हमेशा से लगता है कि यहाँ से हम क्या करें, छोड़ ना दे। अभी हाल फिलहाल में ये लोग जो है ना पूरा देश में जो है अपना अवगत भी करा दिया है, भैया तैयार रहिए, कब रशिया क्या कर दे नहीं कर दे कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। तो इसके अड़चन में बीच में 2 आदमी बाधा आ गया। बाधा कौन आया, एक आपका तुर्की और आपका एक कौन सा कहिएगा, हंगरी, ठीक है। ये बाधा क्यों आया था, वो इस वजह से आया था, इन लोग के बीच का आपसी का दुश्मनी था। तो 2022 में से इसको लटका करके रखा था, ये लोग दोनों हरी झंडी नहीं दे रहा था। कहने का मतलब यह है कि नाटो में सदस्यता पाने के लिए आपको जितने भी सदस्य देश है सारे का सहमति होना जरूरी है। अगर आपको सहमति नहीं देता है तो आप सदस्य नहीं बन पाइएगा। तो तुर्की तो जानते हैं, एर्दोगान है वहां पे, तो वो भी अपना रोक के रखा था, और हंगरी, ये दोनों रोक करके रखा था, ठीक है।
इसी को रोकने की वजह से इसको इतना लेट हुआ। फिनलैंड तो पहले 31वां सदस्य बन गया था और फाइनली जाके हंगरी और तुर्की जो है इस बार मान गया है और इसको 32वां सदस्य देश का दर्जा मिल गया है। तो नाटो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। फरवरी 2022 में स्वीडन ने नाटो में आवेदन किया था, ठीक है। 7 मार्च 2024 को इसको स्वीकार कर लिया गया। हंगरी और तुर्की का जो है स्वीडन की सदस्यता को लेकर के क्या था, बहुत ज्यादा रुकावट था, और रुकावट था आपको बोल दिए है कि स्वीडन के साथ उसका जो है आपसी मामला था, ठीक है। तो हंगरी के संसद में अभी जो है ना इसके नया राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो कौन क्या कहिएगा, सुलयोग जो है इसके क्या है, तमाश सुलयोग इसके नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं तो क्या कहिएगा, ये आपका हंगरी के बने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में ही बना था तमाश सुलयोग, कहाँ के राष्ट्रपति हैं तो क्या कहिएगा भैया, तो हंगरी के राष्ट्रपति। बहुत लंबा हो जाएगा, हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं, अभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा वाटर बॉडी को यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी स्वीडन आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, तो वाटर बॉडी को थोड़ा समझ जाइए। इसको देखिएगा ना, ये अगर ऐसे करके ये जो आपको देखिएगा, ये आपका कौन सा क्या कहिएगा, ये बाल्टिक सागर है, और ऊपर वाला को देखिएगा ये बोथनिया की खाड़ी है, ये फिनलैंड की खाड़ी है, ये रीगा की खाड़ी है, ठीक है। बस ये सबसे कम लवणता वाला अगर कोई भी सागर पूछेगा तो यही कहिएगा बाल्टिक सागर है। और उत्तरी सागर यहाँ पे क्या है, उत्तरी सागर है, और ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ये डेनमार्क है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। और ये आपका डेनमार्क है, और यहाँ पे जो है किन नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। बस इतना तो समझ जाइएगा, ज्यादा नहीं बताएंगे फिर ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। ये क्या है, प्रतिष्ठित खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि ये खसरा एवं रूबेला के क्षेत्र में आपका चैंपियन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका कई संगठन है मिलकर के दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से आपका वहां पे WHO भी आता है। उसके बाद फिर जाके आपका एक क्या आता है, ये अरे वो जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था भाई, ये रेड क्रॉस का जो है, रेड क्रॉस है, ये सारी चीज मिल करके ये पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, तो वाशिंगटन DC में दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको पहले इस बीमारी से संबंधित हम बता देते हैं कि ये पुरस्कार हम लोग क्यों पाए हैं। तो ये पुरस्कार दिया गया किसको, अपने भारत को दिया गया है, ठीक है। ये बात समझ गए, भारत को दिया गया। हुआ क्या है, देखिए ये जो बीमारी है आपका खसरा और रूबेला, ये वायरस से होता है और वायु जनित रोग है, वायु से फैलता है। अगर किसी को अगर हो जाता है, और ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कहने का मतलब क्या है, ये संक्रामक रोग बिल्कुल भी समझिएगा, ये आपका बिल्कुल भी बहुत बार पूछा, और ये कितना % संक्रामक होने का चांस रहता है, 90%। आप समझ जाइए ये इतना जबरदस्त होता है। होता क्या है ना कि अगर किसी बच्चे को, या ज्यादातर बच्चे को ही होता है, अगर किसी को हो जाता है, अगर वो सांस लेता है, खांसता है, छींकता है, अगर उसके अगल बगल में कोई भी बैठा हुआ है या हवा से जो भी सांस लेगा, तो उसको जो है ज्यादा 90% चांस है कि ऐसे व्यक्ति को ये बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी, खसरा और रूबेला। तो इसको रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा पहल किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे 2014 में 25 दिसंबर, याद रखिएगा ये डेट बहुत बार पूछ लिया है, ठीक है। 25 दिसंबर 2014 को जो है आपका एक मिशन इंद्रधनुष चला था। इसमें 7 टीका को लक्षित किया गया था, 7 प्रकार के बीमारी, जिसमें आपका डिप्थेरिया है, पर्टुसिस है, हेपेटाइटिस है, इन सब सारे को लक्षित किया गया था। और साथ में ये कहा गया कि जो भी इस तरह का संक्रामक बीमारी है उसको क्या करना है, टीकाकरण के माध्यम से खत्म करना है। तो 2014 से लेके अब तक भारत सरकार का जो पहल है इसमें बहुत सराहनीय है। इसी को देखते हुए भारत सरकार को ये आपका खसरा रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया। और ये बीमारी होता किससे, तो क्या कहिएगा, वायरस से होता है, ठीक है। श्वासन नली के माध्यम से होता है, वायु जनित रोग है, ठीक है। खांसना, छींकना, सांस लेना वायु से फैलता है। संक्रमण का जो दर होता है बहुत अधिक होता है, बच्चे में होता है। अगर किसी को ये वायरस अटैक करेगा तो उसको कितना दिन, 10 से 12 दिन के भीतर जो है वो बीमारी होगा, और 7 से 8 दिन तक ये रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बीमारी को जान लेना है। और कहिएगा कि कौन सा वायरस से होता है, तो एक आपका वायरस होता है मोरबिली वायरस, ठीक है। मोरबिली वायरस है, उसी का जो है परिवार का को जो है इसको संक्रमण किया जाता है। बहुत बार पूछ दिया कि खतरा किस वायरस से होता है, तो मोरबिली वायरस याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में रेड क्रॉस के मुख्यालय में आपका प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार इस बार भारत को दिया गया। और भारत की तरफ से जो ये पुरस्कार ग्रहण किया है वो श्री प्रिया रंगनाथ है, ठीक है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, श्री प्रिया रंगनाथ। तो बिल्कुल भी इसका नाम तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका लेख निकल के आया रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है भाई, तो रेड क्रॉस जानते हैं, रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपका वहीं पे है। और ये जो है ना, इसको स्थापना हेनरी डुरेंट का नाम याद रखेगा। हेनरी डुरेंट का नाम बहुत बार, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन थे, तो ये हेनरी डुरेंट थे। 1863 में किया गया था। और ये लोग के WHO हो या फिर आपका रेड क्रॉस हो, ठीक है, और 1-2 संस्थान है, इन लोग के साथ मिलकर के आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार हम लोग को मिला है। तो क्यों मिला है समझ गए हैं। तो यहाँ पे आपका 2-3 चीज याद रखने का चीज आ गया क्या, तो क्या कहिएगा, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार कब चलाई थी, 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष में कितने प्रकार के टीका को शामिल किया गया, 7 प्रकार की। 7 प्रकार की बीमारी को क्या करना है, जड़ से खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ISA यानी अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस, जिसको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं।
पेरिस में आपका कॉप हो रहा था 2014 में, सॉरी 15 में, ठीक है। और वहीं से निकल के आया, फ्रांस और भारत के सहयोग से एक संगठन बनाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का देश होता है, एक होता है क्या, हस्ताक्षर करता देश, ठीक है, जो अभी हस्ताक्षर किया है, अनुमोदन नहीं किया है। तो हस्ताक्षर करने वाले टोटल देश अभी फाइनली हम लोग के यहाँ पे कितना हो गया है, आईएसए में 119 हो गया। और लास्ट वाला देश कौन सा था, माल्टा था, ठीक है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। 100 अभी हाल फिलहाल में आपको पढ़ाए थे कि 119वां सदस्य आपका बन गया माल्टा। तो ये अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन गया आपका पनामा। पनामा देश जानते हैं कहाँ पे, पनामा नहर तो जानते हैं, कैरिबियाई देश में आता है। और ये जाकर के आपका बन गया है क्या, तो क्या कहिएगा, आईएसए का अनुमोदन करने वाला देश बन गया है। समझ गए हैं, हस्ताक्षर करता देश अलग होता है और अनुमोदन करने वाला देश अलग हो जाता है। हस्ताक्षर के बाद ही अनुमोदन करना पड़ता है। ये है आपका पनामा। पनामा नहर से पनामा बहुत ज्यादा फेमस में रहता है। देखिए ये जो गठबंधन में ऐसे देश शामिल हो सकते हैं जो देश सनसाइन में हो। सनसाइन कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया क्या, कर्क रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो सूरज की स्थिति हमेशा कहां से कहां होती है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होती है। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश का स्थिति होगा वो इस गठबंधन में क्या कर सकता है भैया, जुड़ सकता है। क्योंकि जुड़ेगा इस वजह से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, ऊपर में जो भी देश होगा उसके वहां सनलाइट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो जुड़ के भी क्या फायदा है, टेक्नोलॉजी लेके क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है। तो मेन जो है, मुख्यतः जो है, ये बात यह है कि ऐसे देश के लिए ये गठबंधन बनाया गया जो सनसाइन वाले देश में आता होगा। सनसाइन वाले देश कौन, अगर आपको पूछ दे कि सनसाइन वाले देश कौन होंगे तो क्या कहिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश पड़ते हैं वो सनसाइन देश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सनलाइट आपका क्या करता है, हमेशा मिलता रहता है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर अब हमेशा आपका जो है क्या करता है, सनलाइट पड़ता है और सूरज की स्थिति हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच होता है, ठीक है। तो ऐसी देश को हम लोग क्या कहते हैं, सनसाइन देश कहते हैं। मगर इस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में, सौर गठबंधन में कौन देश शामिल हो सकते हैं, जितने भी देश यूएनओ का सदस्य है, जितने भी देश क्या कहिएगा यूएनओ का सदस्य है, वो सारे देश इसमें क्या हो सकते हैं, आईएसए में शामिल हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल भी समझ गए होइएगा। तो सेंट्रल अमेरिका के देश पनामा अधिकार तौर पर आईएसए में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां सदस्य देश बन गया है। वर्तमान में 119 देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में समझौता हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो 119वां देश कौन था, माल्टा था, भूमध्य सागर में पड़ता है, अभी आपको बोले। और माल्टा की स्थिति जो जानते ही है, कर्क रेखा के थोड़ा सा वो नीचे, क्या बोलता है, जो कर्क रेखा है, कर्क एकदम बगल में पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। आईएसए के महानिदेशक कौन है, तो क्या कहिएगा, अजय माथुर है, ठीक है। बहुत बार पूछ लेता है कि आईएसए का महानिदेशक कौन है, अजय माथुर है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, पनामा का राजधानी पनामा सिटी है, ठीक है। इधर आइएगा, कैरिबियन सागर है, इधर आइएगा तो आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। पनामा नहर बिल्कुल भी बना था 1914 में बना था, ठीक है। और यहाँ पे एक गाटून झील है, याद रखिएगा, गाटून झील है आपका पनामा नहर में। बहुत बार पूछता है कि कौन सा झील, पनामा नहर में, तो गाटून झील याद रखिएगा, ठीक है। और उधर फिर आपका कोलंबिया है। तो ये थोड़ा सा आपको स्थिति पता होना चाहिए, अभी ज्यादा नहीं जाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए होइएगा। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया है। देखिए सबसे पहले ये समझिए, हम आगे में बात करेंगे, पहले सी तटरक्षक बल समझिए। देखिए तटरक्षक बल कहने का मतलब है 1 फरवरी 1977, क्या कहिएगा, 1 फरवरी 1977 को आपका तटरक्षक बल का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसी वजह से देखिएगा 1 फरवरी को हम लोग तटरक्षक बल दिवस भी मनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मनाया ना, 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाते हैं। और इसको जो है भारतीय संसद द्वारा क्या किया भैया, एक आपका अधिनियम लाया और 1978 में इसको क्या कर दिया, आपका स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया भाई, एक सशस्त्र बल घोषित कर दिया। तो क्या कहिएगा, टोटल 7-8 है आपका, टोटल 8 ही यहाँ 8 सशस्त्र बल है। जैसे क्या कहिएगा, एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सब क्या है, सब सशस्त्र बल है। तो उसी तरह से 1978 में इसको क्या किया, स्वतंत्र रूप से 1978 में सशस्त्र बल घोषित कर दिया। और इसका काम क्या है, जो भी समुद्र में आपका जितना भी काम चीज हो, समुद्र का सुरक्षा करने का दायित्व किसके पास, तटरक्षक बल को दे दिया गया। समझ गए। तो समुद्र में अगर किसी भी तरह का कभी भी कोई भी सैन्य अभ्यास हो या किसी भी तरह का कोई अभियान चले तो समझ जाइएगा कौन कर रहा है, तटरक्षक बल कर रहा है। क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को देखभाल करने का काम कौन करेगा, तटरक्षक। वो आपका ड्रग्स हो या फिर आपका कोई भी जासूसी हो या डकैती हो या आपका वहां पे पोल्यूशन से संबंधित हो, सारे का काम किसका है, तटरक्षक बल है। और ये क्या है भाई, तो क्या कहिएगा, एक सशस्त्र बल है। और स्वतंत्र रूप से इसको स्थापना कर दिया गया था 1978 में, बट ये आया था कब, 1977 में 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हम लोग ये मनाते हैं। समझ गए। अभी हाल फिलहाल में भारत और जापान के बीच तटरक्षक बल के साथ कहां पे, चेन्नई में आपका जो है सहयोग काइजिन चला था। क्या कहिएगा, सहयोग काइजिन, ठीक है। बहुत बार पूछा है ये सहयोग काइजिन जो है, काइजिन आपका कहां पे, तो कौन कहिएगा, जापान और भारत के तटरक्षक बल के साथ आपका जो है अभ्यास हुआ था, कहां पे, चेन्नई में। तो इसी तरह से भारत और अमेरिका का जो है जो तटरक्षक बल है वो आपका क्या चल रहा है भैया, आपका सी डिफेंडर्स नाम से आपका आयोजन किया गया। तो अब क्यों किया जाएगा, तो समझ गए हैं कि समुद्री डकैती हो, क्योंकि देख रहे हैं ना, उधर चाइना अलग ड्रामा कर रहा है, इधर मालदीव ड्रामा कर रहा है। तो इन सबको लेकर के काम है कि भैया अपना जो भी समुद्री क्षेत्र है उसको सेफ किया जाए
वहां पे जो भी है लुटेरे हो, डाकू हो, सारे चीज को देखभाल के लिए, इसी से निपटने के लिए अमेरिका के तटरक्षक के साथ भारत का तटरक्षक अपना क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, किस नाम से, सी डिफेंडर्स। ये हो क्या रहा है, तो ये इस बार 13वां संस्करण है। क्या कहिएगा, 13वां संस्करण है, ठीक है। तो ये किसके साथ होगा, यूएसए के साथ होगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको यूएसए लेके चलते हैं, फिर आपको यहाँ पे हम चीजों को समझाते हैं। तो कहाँ पे हो रहा है भाई, निकोबार में हो रहा है, 13वां संस्करण हो रहा है। तो यूएसए का जो जहाज है, क्यों क्या कहिएगा, बार्थोल्फ जो है वो तटरक्षक जहाज है अमेरिका का, ये आया था। तो इस जहाज का नाम याद रखिएगा, बार्थोल्फ जहाज। ये आपका कहाँ पे आया है, पोर्ट ब्लेयर में। देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ये है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और ये क्या है, देखिए अंडमान निकोबार हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु हम लोग का निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार अगर यहाँ से निकोबार में, ग्रेट निकोबार यहाँ पे इंदिरा पॉइंट में, सॉरी इंदिरा जो पॉइंट से शुरू होता है वो कितना कहिएगा, आपका 6 डिग्री, ठीक है, 4-5 इतना ही ना। अक्षांश रेखा यहीं से शुरू होता है, मुख्य भूमि से नहीं कहेंगे, मुख्य भूमि कहेगा तो कन्याकुमारी कहिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे अंडमान से जो है आपका इंदिरा कल्प, हम लोग का अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो क्या कहिएगा, यही आपका ग्रेट निकोबार कहिएगा, ठीक है। ये आपका जो है ग्रेट निकोबार है, जो आपका निकोबार में पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना से शुरू होता है, 6 डिग्री 4-5 मिनट से शुरू होता है, ठीक है। 6.45 डिग्री से शुरू होता है और जाकर के आपका फिर ऊपर में इंदिरा कौल तक, जम्मू कश्मीर तक है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार यहीं से शुरू होता है। अब मुख्य भूमि कहेगा तो इंदिरा का कहिएगा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। तो ये जो है अंडमान निकोबार आपका कई द्वीपों से बनकर के बना हुआ है, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार का जो राजधानी है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, और ये पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ पाता है, कहाँ मिलता है, क्या कहिएगा, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। तो इसी पोर्ट ब्लेयर में आपका क्या हो रहा है, ये आपका सैन्य अभ्यास हो रहा है। ये आपका तटरक्षक जहाज आया है और भारतीय तटरक्षक जाकर के इस जगह में आपका सैन्य अभ्यास कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज बताते हैं। यहाँ से एक चीज आपको हमेशा पूछ लिया जाता है कि ये आपका जो है लिटिल अंडमान है और दक्षिणी अंडमान को कौन सा जो है पास जो है इसको अलग करता है, तो आपका डंकन पास है, ठीक है। तो डंकन पास को याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि डंकन पास किसको अलग करता है, तो क्या कहिएगा, आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान करता है। यहीं पे कहेगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, तो क्या कहिएगा, 10 डिग्री चैनल। क्या डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा इधर से होकर गुजरता है, जो अलग करता है। और यहीं पर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, तो डंकन पास करता है, ठीक है। अब समझ गए हैं। अब यहाँ पे आइए, अंडमान निकोबार में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, साउथ बटन है, याद रखिएगा। और यहाँ का जो सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर, आपका अंडमान निकोबार का, तो क्या कहिएगा, एक आपका बैरन द्वीप है, ठीक है। बैरन द्वीप यहाँ का क्या कहिएगा, बैरन ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, एक होता है नारकोंडम, तो वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। बहुत बार दोनों पूछ लेता है। इस भारत का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन है, जो कहाँ पे पड़ता है, तो क्या कहिएगा, उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान देगा, फंसा देगा, फंस जाइएगा, आंसर नहीं बन पाएगा, बहुत बार नहीं बन पाता, ठीक है। अच्छे फंस जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो बैरन द्वीप बोल रहे हैं, जहाँ पे आपका क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र है, तो वह क्या कहिएगा, उत्तरी अंडमान में पड़ता है, ठीक है। नारकोंडम क्या है भाई, सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे पड़ता है, तो दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, ठीक है। साउथ बटन कहाँ पे है, तो आपका ये क्या है, एक तरह से आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज आपको हम बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे, हाँ, यहाँ का जनजाति बहुत बार पूछता है, जैसे क्या कहिएगा, जड़वा कहिएगा, ठीक है, सेंटेलिज कहिएगा, अंडोमानी कहिएगा, ये सारा जनजाति किसका है, अंडोमान का है, ठीक है। ये अंडोमान का है। कौन कौन सा जनजाति, फिर से अगर आपके पास कॉपी है तो लिख लीजिए, नहीं है तो सुन लीजिए। क्या कहिएगा, जड़वा, अंडोमानी, सेंटेलिज, ये कहाँ का पड़ता है, तो अंडोमान का। और निकोबार का अगर कोई कहेगा तो क्या कहिएगा, सोमपेन, ठीक है। ये सोमपेन जनजाति बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि सोमपेन जनजाति कहाँ पाया जाता है, अंडोमान के निकोबार में, फंस जाइएगा। तो सोमपेन जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, निकोबार में पाया जाता है। अंडोमान में जो जनजाति पाया जाता है वो जनजाति कौन सा कहिएगा, जड़वा कहिएगा, सेंटेलिज कहिएगा, अंडोमानी कहिएगा, ये आपका अंडोमान में पाया जाता है। और ये जनजाति कहाँ का है, तो क्या कहिएगा, अफ्रीका मूल की जनजाति है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कट के कहां से आए हैं, अफ्रीका से तो आए हैं हम लोग। किसका भाग है भाई, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड कहां से कट के आया है, अफ्रीका से आया है। तो कभी भी अभी अफ्रीका महाद्वीप का कुछ ना कुछ पहचान हमारे यहाँ पे है। और ये है कहां पे पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। सी डिफेंडर समझ गए हैं। आपका भारतीय तटरक्षक बल का द्विपक्षीय सहयोग के सशक्त बनाने के लिए अमेरिका तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो 9 तारीख है, तो आज से चलेगा, कल तक चलेगा, ठीक है। तो कौन सा जहाज आया था, बार्थोल्फ आया है, तटरक्षक जहाज है अमेरिका के साथ। और हम लोग कई युद्ध अभ्यास करते हैं, जैसे आपको क्या कह सकता है, एक कॉप करते हैं, ठीक है, उसको तो याद रखिएगा। एगो युद्ध अभ्यास करके सिर्फ नामे है युद्ध अभ्यास, ठीक है, उसको भी कहिएगा, ठीक है। एगो टाइगर ट्रम्प है, ठीक है। इस तरह से अमेरिका के साथ कई सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं। जैसे जैसे आपका
होता जाएगा, वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो अंडमान निकोबार से संबंधित समझ गए, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल फिलहाल में वहां पे अपनी राष्ट्रपति भी गई थी, ठीक है ना, क्योंकि सैन्य अड्डा हम लोग को वहां पे बढ़िया से बनाना है कि नहीं है। वहां पे आपका ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है, अभी आपका वहां पे चल रहा है, समझे ना। चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। देखिए राज्यसभा, पहले आपको थोड़ा सा समय लगेगा, हम आपको बताते हैं इसको, ठीक है। राज्यसभा कहने का मतलब सबसे पहले ये समझ जाइए, संसद क्या कहिएगा, संसद को पहले लेता है। संसद तीन चीजों से मिलकर बना है, एक क्या कहिएगा, राष्ट्रपति है, लिखेंगे ज्यादा नहीं, टाइम लगता है। एक लोकसभा है, क्या कहिएगा, लोकसभा है। एक क्या है, राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा। ये तीन मिलकर के बनेगा, हम लोग का संसद बना आर्टिकल 79 में। तो इसमें से जो है, जो अपर हाउस होता है उसको क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। तो हमारे संविधान में, क्योंकि राज्यसभा है, संसद बनेगा, तो संविधान में तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कहा गया है। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग के संविधान का किसमें, आर्टिकल किसमें, क्या कहिएगा, 80 में, इसका जो भी सदस्य है, मनोनीत हो या निर्वाचित हो, ठीक है, इसका अधिक से अधिक कितना संख्या हो सकता है, ये सारा चीज किसने आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 80 में कहा गया है। ये बात समझ गए। अगर कोई भी पूछे कि राज्यसभा से संबंधित कोई भी चीज हो, कहां पे कहिएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 80 में कहा गया। इसमें क्या क्या गया है कि भारतीय संविधान का जो उच्च सदन है, ठीक है, हम लोग का जो संसद है उसका उच्च सदन को क्या कहेंगे, राज्यसभा कहेंगे। इसमें टोटल कितना, अधिक से अधिक 250 सदस्य होगा। ये बात कहां कहा गया है, आर्टिकल 80 में कहा गया। इस 250 सदस्य में से 12 सदस्य का क्या होगा भाई, मनोनीत किया जाएगा, ठीक है, नामित किया जाएगा। किसके द्वारा, तो क्या कहिएगा, मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और ये प्रावधान उठा के कहां से लाए, तो आयरलैंड के संविधान से लाए। आयरलैंड का संविधान, क्योंकि हमारे देश के संविधान में हम लोग अलग अलग देश के साथ जो भी जहां का चीज अच्छा लगा वो चीज उठा के लेके आ गए। ज्यादा अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है, जो आर्टिकल कहां पे कहा गया है, 80 में कहा गया। उन 250 में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, नामित किया जाएगा या मनोनीत किया जाएगा। अलग अलग कला विधा में जो भी हो, ठीक है, जैसे साहित्य हो, जो भी आपका आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कला में जो भी आपका लोग होते हैं, उसको 12 व्यक्ति को नामित किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब 250 में से 12 निकल गया, तो कितना बचा, 238। तो 238 व्यक्तियों का क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित होता है। तो सबसे पहले ये समझिए, राज्यसभा का जो सदस्य का निर्वाचित, नामे से लगा राज्यसभा, तो क्या है, राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, है कि नहीं। तो राज्य से चुन करके आएगा, तो राज्य से 238 व्यक्ति चुन करके आएगा। तो फाइनली अभी 238 चुन करके नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 235 आ रहा है, ठीक है। क्या कहिएगा, 35 आ रहा है, क्योंकि कुछ क्षेत्र हम लोग का जम्मू कश्मीर हड़प करके रखा है, चाइना हड़प करके रखा है, तो 5 सीट अभी हम लोग उसके लिए छोड़े हुए हैं। तो अभी टोटल कितना है भैया, 235 चुन करके आता है और 12 आपका मनोनीत होता है, तो टोटल कितना हो गया, 245 हो गया। समझ गए हैं, 245 अभी राज्यसभा की स्थिति है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसी 233 में आता है। तो आर्टिकल एक अनुच्छेद 80 के 4 में, 80 के 4 में आपका कहा गया है, 80 के, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, 80 के 4 में ये कहा गया है कि जो भी राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो कहां से चुन के आएंगे, आपका राज्य विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। क्योंकि अभी क्रॉस वोटिंग का बहुत मामला चला, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, सब जगह। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य कैसे, कहां से, कौन से अनुच्छेद से निर्वाचित होंगे, 80 के 4 में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, ना कि विधान परिषद, सिर्फ विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित। तो कैसा निर्वाचन होगा भाई, तो क्या कहिएगा, एकल संक्रमणीय, क्या कहिएगा, एकल संक्रमणीय पद आपका जो है निर्वाचन मत प्रणाली होता है, ठीक है। और साल होगा, ये राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा कितना होगा, कितने साल के लिए होगा, तो ये टोटल जो है इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, ठीक है। और प्रत्येक, क्या कहिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है भैया, इसका जो है अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। यानी कहने का मतलब है 2 वर्ष में एक, ये प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होता है वो अपना क्या करता है, निर्वाचित होता रहता है। मतलब अगला चला गया, फिर अगला आएगा, तो आपका 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का निर्वाचित होता है। तो इस बार अभी देखिएगा 56-57 सीट का निर्वाचन हो रहा था। तो यहाँ से आपका राज्यसभा से संबंधित इतने चीजों को आपको बिल्कुल भी याद रखना है। हाल फिलहाल में सतनाम सिंह संधू को निर्वाचित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, और अभी किसको किया गया है, बहुत जाने माने लेखिका है सुधा मूर्ति है, ठीक है। और ये कौन है भैया, ये नारायण मूर्ति का नाम सुने होइएगा, इन्फोसिस के मालिक हैं। किसके मालिक हैं, इन्फोसिस के मालिक हैं। 1981 में आपका इन्फोसिस बना था। और ये नारायण मूर्ति कौन है, ये नारायण मूर्ति अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उसी के ससुर है। उसका ऋषि सुनक का बीवी का नाम क्या है, तो अक्षता मूर्ति है, ठीक है। तो उसी की ये सास है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि ऋषि सुनक जो है उसका सास बनी सुधा मूर्ति, लेखिका है, बहुत उपलब्धि रहा है इसको आपका
अवार्ड भी दिया गया है। कौन कौन सा अवार्ड कहिएगा, तो आपका 2-3 आपका पद्म भूषण दिया गया है, पद्म श्री दिया, पद्म श्री तो बहुत पहले दिया गया था 2006 में, ठीक है। तो 73 वर्षीय है, 2006 में पद्म श्री दिया और 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी कल इसका बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। तो सुधा मूर्ति को बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि सुधा मूर्ति कौन है, तो आपका इसका पूरा हम जितना भी डाटा है सारा चीज बता दिए। तो राज्यसभा से संबंधित और भी सारा कुछ था, बट हम आपको बताएंगे नहीं, बस इतना ही तो समझ जाइए कि राज्यसभा का जो भी निर्वाचन होता है सदस्यों का, तो क्या कहिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। इसका निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय होता है ना, तो एक वो हाँ एकल संक्रमणीय ही होता है। और कहां से इसका निर्वाचन कहां से लेके आए हैं, अफ्रीका से लेके आए हैं। और 12 को जो विधान ये आपका जो राज्यसभा में जो सदस्य का मनोनीत करते हैं, ये कहां से उठा के लाए हैं, तो ये आपका लाए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से हम लोग का डीपीएसपी भी लाए, नीति निषेध सिद्धांत भी लाए। तो ये सब चीज बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। भारत के तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास क्या है, भारत शक्ति। तो तीनों सेना का आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पे हो रहा है, भारत शक्ति राजस्थान के जैसलमेर। एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है आपका जैसलमेर में, ये समझिए। अभी आपका एक वायु शक्ति हो रहा था जो आपका भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा था, एकदम बहुत जोर शोर से, जितना भी है परचन वर्चन धूर भूर जितना हेलीकॉप्टर है सब कोई भाग लिया था। इस बार क्या हो रहा है, भारत शक्ति करके आपका इस बार आयोजन कहां किया जा रहा है भाई, जैसलमेर में किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा जो तीनों सेना है, जैसे नौसेना, वायुसेना और थल सेना। तो थल सेना के कमांडर कौन है, कमांडर का नाम याद रखिएगा, तीनों कमांडर वहां पे उपस्थित होंगे और प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका थल सेना का अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे है। वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, वी आर चौधरी हैं, ठीक है। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, आर हरिकुमार है, ठीक है। ये तीनों जाएंगे और ये जम थम करके आपका कहां पे होगा, तो क्या कहिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है। तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च से शुरू किया जाएगा और बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो क्या कहिएगा, भारत शक्ति क्या है, तो क्या कहिएगा, भारत के तीनों सेना का बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है, जैसलमेर में होगा, सबसे बड़ा होगा। और इससे पहले जो हुआ था वो क्या था, वायु शक्ति था, जो आपका महाजन फील्ड रेंज में हुआ था, ठीक है। तो चले हम लोग आगे, बहुत लंबा हो रहा है। पहला क्या है, पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, देखिए पहला जो है ना, इस बार राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कर दिया गया है। इसमें जो है ना अलग अलग क्षेत्र के जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं उसको नामित किया गया। 1.5 लाख के करीब करीब इसमें जो है इस बार आपका नामांकन हुआ और फाइनली ये 23 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 20 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि पहला राष्ट्रीय है तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको ले ही लेगा कोई ना कोई एग्जाम में। देखिएगा, राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कहानी सुनने, सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने, पर्यावरण, स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट को पहचानने का एक प्रयास है। समझ गए कि कहानी जो सुनाएगा तो कहानी के क्षेत्र में दिया जाएगा, सामाजिक परिवर्तन लाएगा, सामाजिक परिवर्तन में है ना, पुराने लोग रूढ़िवादी लोग हैं, अभी भी कट्टर सोच के लोग हैं कि जैसे होते आ रहा है वैसे ही होना चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहता है, ऐसे जो परिवर्तन करता है, समर्थन करता है, उसको दिया जाएगा। कहानी जो सुनाएगा, दादा नानी का कहानी तो चलता ही रहता है, आप लोग जानते हैं। पर्यावरण स्थिरता जो का, क्योंकि पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना, शिक्षा हो या गेमिंग हो, अन्य जो भी क्षेत्र है उत्कृष्ट को पहचानने के प्रयास जो करेगा, ऐसे लोग इसमें चुने जाएंगे। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए ये पुरस्कार 20 श्रेणियों में प्रदान किया गया है, ठीक है। 3 अंतरराष्ट्रीय रचनाकार सहित इस बार 23 विजेता को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार 2-3 नाम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम को, एक बिहार की है, मैथिली है, ठीक है, इसको तो मैथिली ठाकुर का नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये पुरस्कार आपको देखिएगा ना, बिहार का कोई एग्जाम में पूछ लेगा। और एक वो आपका जया किशोरी है, ठीक है, ये भी बहुत कथा उथा सुनाती है, आप लोग सुनते होइएगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए, ठीक है, समाज के लिए जया किशोरी को दिया गया, मैथिली ठाकुर को दिया गया, सांस्कृतिक राजदूत, ठीक है। ये कई बार आपका जो है बहुत जिसका एम्बेसडर भी रहती है, ठीक है ना। तो मैथिली ठाकुर को याद रखिएगा, ये सारा आपका पुरस्कार है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्तिक गोविंद स्वामी है, ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार है। रणवीर अहल कौन है भैया, इलाहाबादी है, इसको क्या बोले, डिसेप्टर ऑफ द ईयर है। तो ये आपका पंक्ति ये है, ग्रीन चैंपियन बना है, जया किशोरी है, सामाजिक परिवर्तन है। तो ये सारा चीज आपको टोटल कितना, तो इतना पूछेगा, जया किशोरी का और मैथिली ठाकुर का याद रखिएगा, कहीं आपको हो सके तो ये पूछे, इसके अलावा पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार हो रहा है और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको पूछ लेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत आगे बढ़ गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्नति 2024 योजना को मंजूरी दे दिया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, उन्नति 2024 योजना पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। एक आपका 2022 में एक आया था पीएम डिवाइन योजना, जो पूर्वोत्तर या जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना आया था। उसी तरह से आपका जो है ना अभी क्या आया है भाई, पूर्वोत्तर भारत के जो है आपका विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका जो है ये उन्नति 2024 का क्या किया है भाई, मंजूरी दे दी है। ये क्या करेगा, पूर्वोत्तर भारत के लिए उद्योग और
सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये आपका किया गया है। ठीक है, तो पीएम डिवाइन योजना बहुत बार पूछ लिया, हो सके ये भी पूछ ले। जैसे ही कल मंजूरी मिला तो हम सोचे कि हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो उन्नति 2024 किससे संबंधित है, क्या कहिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो 8 स्टेट है, ठीक है, दिखाएगा 8 स्टेट में। याद रखिएगा आपका नॉर्थ 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, मगर पूर्वोत्तर भारत में अगर कहा रहेगा तो आप सिक्किम को मान के चलिएगा। ठीक है, मगर कहेगा कि 7 सिस्टर में सिक्किम आता है तो क्या कहिएगा, नहीं आता है। तो 8 स्टेट में क्या करना भाई, उद्योग को और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आपका ये आया है, कौन सा कहिएगा, तो आपका उन्नति 2024 योजना। पीएम डिवाइन योजना तो जानते ही हैं। अब आइए, केंद्र सरकार ने 1071 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय स्तर का व्यापक भारत एआई मिशन को भी स्वीकृति दिया है। तो ये आप पैसा तो याद रखिएगा, कितना, 10,371 करोड़ रुपए के साथ कौन सा कहिएगा, भारत एआई मिशन। बहुत दिन से इसको लाना चाह रहा था बट लाया नहीं था, और फाइनली केंद्र सरकार कितना रुपया के साथ, 10,371 रुपए के साथ इस मिशन को, भारत एआई मिशन को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल आपको बताए थे हम आइरिस के बारे में, पहली जो है टीचर थी, हम लोग की स्कूल में पढ़ा रहे थे, तिरुवनंतपुरम में, है ना, तो बैक लैब के द्वारा उसको बनाया गया था, कल हमको बताया। ठीक है, तो भारत का एआई मिशन का जो है स्वीकृति दे दिया गया है, कितना रुपया के साथ, 10,371 रुपए के साथ। ठीक है ना, एआई, भारत एआई मिशन का कार्यान्वयन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत भारत एआई स्वतंत्र प्रभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा भैया, आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि आगे जो भी है क्या है, एआई, सब कुछ एआई है, कुछ नहीं होगा। देखिए टीचर आ ही गया है, आपका न्यूज एंकर लिसा भी आएगी, ओडिया टीवी में चला था ना, उसके बाद सब कुछ तो ये चाइना में तो सब कुछ कर रहा है। तो आगे में जो भी होगा एआई होगा, तो उसी एआई को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया, भारत एआई मिशन। ये किसके अंतर्गत काम करेगा, तो क्या कहिएगा, ये आपका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत भारत एआई स्वतंत्र प्रभाग द्वारा क्या किया जाएगा भाई, इसको किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रणनीतिक कार्यक्रमों को और साझेदारियों के माध्यम से एआई नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यापक क्या करेंगे भाई, पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, तो आपका ये डिजिटल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये आपका चलाया जाएगा, तो बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की माजुली मुखट्टा को जीआई टैग दिया गया है। तो पहले ये माजुली मुखट्टा ये समझिए, माजुली तो समझ रहे हैं, सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ पे है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप, जानते हैं ना आप लोग। और यहीं पे कहेगा कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो नदी द्वीप पर बसा हुआ है, तो क्या कहिएगा, आपका कॉपन है यहाँ पे, अरे भैया आपका ओजोन का पे मॉन्ट्रियल शहर है आपके कनाडा में। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आता है, दोनों को याद रखिएगा। सबसे बड़ी कहेगा कि नदी द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा सब ये द्वीप कौन सा है, तो क्या कहिएगा, माजुली द्वीप। यहीं पे कहेगा नदी द्वीप पर बसा सबसे बड़ा शहर क्या कहिएगा, तो मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में है। तो यही माजुली से याद रखेगा। और मुखौटा, तो मुखौटा जानते हैं, चलिए आपको मुखौटा दिखाते हैं। तो 15वीं-16वीं सदी में जो है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़े नव वैष्णववाद के प्रचारक हुए थे, कौन, आपका शंकरदेव। ठीक है, तो शंकरदेव को याद ही रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया कि शंकरदेव का संबंध किस राज्य से है, तो ये आसम के थे। ये क्या थे भैया, ये सब कुछ थे। ठीक है, हीरो थे, साहित्यकार थे, रचनाकार थे, धार्मिक सुधार थे, सब थे। शंकरदेव का 15वीं और 16वीं सदी में इसका जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसी के मतलब प्रयास से ये आपका मुखौटा नृत्य उस टाइम जो है हर तरह से इसको क्या किया, इस्तेमाल में लाया जाता था, और इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। शंकरदेव से इसका संबंध जोड़ के देखा जाता है, 15वीं-16वीं सदी का बात है। ठीक है, तो फाइनली इस मुखट्टा को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी भौगोलिक संकेत का होता है। ये आपका अधिनियम कब आया था भैया, 1999 में, और एक्ट बन गया 2003 में। पहला दार्जिलिंग चाय को मिला था। इसका काम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आपका ये काम करती है। 10 साल के लिए दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है। और इसका काम क्या है भाई, कोई भी आपका भौगोलिक उत्पाद हो, हस्तशिल्प हो, कला हो, वहां पे उसको क्या है भाई, एक उसको मान्यता प्रदान करता है कि ये चीज सिर्फ यहीं उग सकता है, और ये जो उगा है, ये जो बना है, ये यहीं का ओरिजिन है। ठीक है, अगर कैसे लेते हैं वो आप डुप्लीकेट लेते हैं, जो इस दुनिया में जो इसको ख्याति प्राप्त है तो यहीं की वजह से है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किसी विशेष उत्पाद का जो बनता है या उत्पादन होता है, उसको जो मोहर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, जीआई टैग कहते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा ये प्रत्येक 10 साल के लिए दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से सारा हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी इधर कर दिए हैं, थोड़ा सा समय का अभाव के कारण। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यानी 10 मार्च को। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छा से पढ़िए, खूब तैयारी कीजिए।